अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है ये एक ऐसी फंगस है जो आम तौर पर ब्रेड के ऊपर या कीनू के ऊपर, माल्टे के ऊपर ग्रो करती हुई आपको नज़र आएगी। इसे आम तौर पर हम ब्लू ग्रीन मोल्ड कहते हैं। अब याद रखिएगा, मोल्ड एक ऐसी फंगस होती है जो फिलामेंटस और ब्रांच्ड होती है। ऐसी फंगस जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल हो उसे यीस्ट कहते हैं, और ऐसी फंगस जो ब्रांच्ड हो और फिलामेंटस हो उसे हम मोल्ड का नाम देते हैं। तो लिहाजा ये भी एक ब्लू या ग्रीन कलर की मोल्ड होती है जो आम तौर पर गले सड़े फलों के ऊपर और रोटी के ऊपर उगती हुई आपको नज़र आती है। अगर हम उसको निकाल कर बड़ा करके देखें तो सबसे पहले हम उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये मेरे पास एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, यहाँ से मैंने उसको यहाँ पे एनलार्ज कर लिया है। तो अगर आप इसकी बॉडी को देखें तो इसकी बॉडी जो है वो इलोंगेटेड सेल पर मुश्तमिल है, जिन्हें आमतौर पर हाइफी कहा जाता है, जो मजमूई तौर पर मिलने के बाद माइसीलियम बनाते हैं। इसके जो हाइफी हैं वो सेप्टेट होते हैं, लेकिन उनके दरमियान में ओपनिंग होती है जिसे सेप्टल पोर कहते हैं, ताकि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो थारोली मिक्सअप हो सके। और इनमें सिंगल न्यूक्लियस जो है वो हर हाइफी में पाया जाता है, जो कि आम तौर पर हैप्लॉइड होता है। सबसे बाहर इनकी सेल वॉल होती है। जैसा कि आप पता है कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। दरमियान में आपको ग्रीन कलर का साइटोप्लाज्म भी नज़र आ रहा है। ब्लू कलर के ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं जो कि स्टोरेज ऑफ फूड के तौर पर काम आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है और ये हर जगह पर ग्रो करती है। इसकी अक्रेंस जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। आज के जो टॉपिक का मेजर जो कंसर्न है वो इसकी रिप्रोडक्शन है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पेनिसिलियम है ये कोनिडिया फार्मेशन के ज़रिए रिप्रोडक्शन करती है। तो क्या होता है कि ये जो सेप्टेट हाइफी हैं इनके ऊपर एक ख़ास किस्म का हाइफी ग्रो करता है जिसे हम कहते हैं कोनिडियोफोर। ये जो कनूडियोफोर है ये आगे फिर सेप्टा डेवलप होने के बाद इसके बाद एक और हाइफी की टाइप डेवलप होती है जिसे रेमस कहते हैं। ये आमतौर पर दो होते हैं एक ब्रांच के ऊपर, और फिर हर रेमस से दो और हाइफी जन्म लेते हैं, डेवलप होते हैं, जिन्हें मेटूली कहते हैं। अगर सिंगल हो तो मेटूला और अगर डबल हो तो मेटूली। फिर ये जो मेटूली हैं ये फिर आगे ग्लोबुलर शेप के, ओवल शेप के स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, हाइफी डेवलप करते हैं, जिन्हें स्टेरिगमेटा कहते हैं। अब ये जो स्टेरिगमेटा हैं और ये जो मेटूली हैं इनको मजमूई तौर पर हम पेनिसिलस कहते हैं। इनके ऊपर फिर मियोसिस के ज़रिए, क्योंकि न्यूक्लियस है उनका जो है वो माइटोसिस करता है, मियोसिस करता है, और उसके ऊपर फिर स्पोर्स बनते हैं जिन्हें कोनिडियम कहते हैं। ये जो कोनिडियम्स हैं जब मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर होने के बाद ये हवा के ज़रिए डिस्पर्स हो जाते हैं, जहाँ पर गिरेंगे वहाँ पर हैप्लॉइड हाइफी जो है वो दोबारा जन्म ले लेगी और एक नया प्लांट जो है, प्लांट बॉडी जो है वो ग्रो करना शुरू कर देगा। लेकिन इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या लाइफ साइकिल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आइए उसको हम डिटेल के साथ जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डायग्राम ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो ये मेरे पास एक वेजिटेटिव माइसीलियम है, हाइफी के ऊपर इसके सेल्स हैं फंगस के। इस फंगस के सेल के ऊपर एक छोटा सा ओवल सा ग्लोबोस सा स्ट्रक्चर डिवेल्प होता है जिसे एस्कोगोनियम कहते हैं। एस्कोगोनियम के अंदर कुछ साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस जो कि हैप्लॉइड होता है वो इसके अंदर चला जाता है, और ये यंग एस्कोगोनियम होता है और इसको यूनी न्यूक्लिएट एस्कोगोनियम कहते हैं। ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो डिवेल्प होगा। ये जो एस्कोगोनियम है ये एनलार्ज होता चला जाता है, एनलार्ज होता चला जाता है। तो अगली डायग्राम में आप देखें तो ये जो एस्कोगोनियम है ये काफ़ी हद तक एनलार्ज हो चुका है और उसके जो न्यूक्लियस हैं वो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करके बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, यानी वो मल्टी न्यूक्लिएट हो चुका है। अब उसके साथ ही कुछ हाइफी जो हैं इसी माइसीलियम के अंदर से वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं उन्हें एंथ्रीडियल ब्रांच कहा जाता है। ये देखें, ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, यह इसका एंथ्रीडियल ब्रांच है।
तो मेल ब्रांच भी डिवेल्प हो रही है, फीमेल ब्रांच भी डिवेल्प हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम पर आ जाएं तो ये मेरे पास एस्कोगोनियम है जो कि मल्टी न्यूक्लिएट हो चुकी है। एंथ्रीडियम जो है उसका जो हाइफी है वो इसके इर्द गिर्द लिपट जाता है और इसको कवर कर लेता है, ये उसका एंथ्रीडियम हो गया। उसके बाद क्या होता है कि इनके एंथ्रीडियम जो होता है ये इसकी दीवार के साथ टच करता है और वहाँ पर एक एंजाइम की मदद से ओपनिंग सुराख बन जाता है, जिससे एंथ्रीडियम के जो न्यूक्लियस हैं वो एस्कोगोनियम के अंदर जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो तरह के फ्यूजन होती है, एक को प्लाज्मोगैमी कहते हैं और एक को कैरियोगैमी कहते हैं। अभी कैरियोगैमी नहीं हुई, यानी न्यूक्लियस जो हैं वो आपस में फ्यूज़ नहीं हुए। हाँ, प्लाज्मोगैमी जो है वो हो जाती है। एंथ्रीडियम का जो साइटोप्लाज्म है वो आर्चिगोनियम यानी एस्कोगोनियम के साइटोप्लाज्म के साथ जो है वो मिल जाता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो जो एस्कोगोनियम है उसके अंदर सेप्टेट वॉल जो हैं वो बन चुकी हैं। अब ये बाय न्यूक्लिएट हो गया है, एक न्यूक्लियस जो है वो है एस्कोगोनियम का और एक जो है वो है एंथ्रीडियम का। हर हिस्से में एक दो दो न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहे हैं, n+n न्यूक्लिया, क्योंकि अभी कैरियोगैमी नहीं हुई। इसको फिर कुछ स्टीराइल हाफी जो हैं उन्होंने इसको कवर किया हुआ। स्टीराइल हाफी जो हैं वो जस्ट प्रोटेक्शन का काम करते हैं और उनका कोई रिप्रोडक्शन में लेना देना नहीं होता। उसके बाद फिर क्या होता है कि अभी इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो यहाँ पर भी देखें तो हाइफी जो हैं वो सेप्टेट हैं, उनके अंदर बाई न्यूक्लिएट आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको एक ब्रांच नज़र आ रही है, इसको हम ब्रांच एस्कोगोनियल हाइफी कहते हैं। इसमें से मज़ीद ब्रांचेस निकलते चले जाएंगे और इसकी फ्रूटिंग बॉडी जो है वो बनना शुरू हो जाएगी जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। और ये इसका टर्मिनल बायन्यूक्लिएट सेल है जिसमें दोनों न्यूक्लियस जो हैं विद साइटोप्लाज्म जो हैं वो मौजूद हैं। याद रखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने इसकी फ्रूटिंग बॉडी से लिया है और बाकी सारी फ्रूटिंग बॉडी को मैंने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा हिस्सा जो है वो आपको सामने एनलार्ज करके दिखाया है इस ब्रांच से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो सेल है ये एस्कस मदर सेल है जो कि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से और भी सेल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ डिवेल्प हो रहे हैं। ये सारे के सारे सेल जो हैं वो सेप्टेट हैं और बायन्यूक्लिएट हैं और n+n हाइफी इन्हें कहा जाता है और ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पर कैरियोगैमी का प्रोसेस होगा, यानी दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो फ्यूज़ कर जाएंगे। दोनों न्यूक्लियस जब फ्यूज़ करेंगे तो एक ग्लोबोस सा सेल बनेगा जिसे यंग सेल कहते हैं जो कि 2n होगा। ये इसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो है वो डिवेल्प हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो यंग सेल है ये मियोसिस करेगा। मियोसिस के नतीजे में 1 से 4 सेल बनेंगे और फिर उसके बाद माइटोसिस होगी। माइटोसिस के नतीजे में टोटल नंबर ऑफ़ 8 सेल जो हैं वो डिवेल्प हो जाएंगे जिन्हें एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ये फिर एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही स्ट्रक्चर बनता है जिसे एस्कस कहते हैं, उसके अंदर डिवेल्प होते हैं। तो एक सेल जो है जब मियोसिस करता है तो उसके नतीजे में 4 सेल पैदा होते हैं। फिर हर 4 सेल जो हैप्लॉइड पैदा हुए हैं मियोसिस के नतीजे में वो फिर 3 दफ़ा माइटोसिस करेंगे और 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, इस तरीके से हर एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर जो हैं वो डिवेल्प हो जाएंगे। इसी तरीके से जब बहुत सारे एस्कोस्पोर जो हैं वो एस्कस के अंदर मैच्योर हो जाते हैं तो एस्कस जो है वो फट जाती है और उसके अंदर से हैप्लॉइड स्पोर जिन्हें एस्कोस्पोर्स कहते हैं ये बाहर निकल आते हैं और हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए ये डिस्पर्स हो जाते हैं। जहाँ पर ये गिरते हैं वहाँ पर ये जर्मिनेट होकर एक नई वेजिटेटिव माइसीलियम को जन्म दे देते हैं। तो कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेरी सिंपल सा था और आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।